परंतु ऐसा घृणित कार्य हम लोग नहीं कर सकते। बाहरी लोगों से अपने व्यवहार में आजाद। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। अर्थात सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इस सनातन धर्म की सजीव मूर्ति बने रहते थे। हाँ, प्रियम चा ना निर्यातम बुरियात, प्रिय भी असत्य नहीं बोलना चाहिए के संबंध में यही बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि गुप्त क्रांतिकारी थे। एक क्या, रोज 1000 झूठ बोलना पड़ता था। आजाद ने फिर धीरे धीरे उन सरदार साहब के मित्र बने रहते हुए ही अपना संपर्क हटा लिया। एक और राज्य में एक सरदार साहब के यहाँ आजाद कुछ दिनों रहे। सरदार साहब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरदार साहब और उनका कारिंदा आजाद के संबंध में इतना जानते थे कि ये क्रांतिकारी है, फरार है, और इनके पकड़ने के लिए सरकार ने हजारों रुपयों का इनाम रखा है। एक रोज आजाद यूं ही पड़े हुए थे। सरदार और कारिंदा आपस में बातचीत कर रहे थे। उनका विश्वास था कि आजाद गहरी नींद में सो रहे हैं। सरदार और कारिंदा आपस में दोनों प्रिय हुए थे। बातें कुछ ऐसी थी कि आजाद को पकड़वा दिया जा सकता है और इससे सरदार साहब को रुपया तथा सरकारी वाह और मान भी मिल सकता है। आजाद सब सुनते रहे और नकली घुर्राटे लेते रहे। आजाद कुछ न बोले। सरदार साहब और उनके कारिंदे के प्रति अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में उन्होंने कोई अंतर नहीं आने दिया। और उसी दिन वहां से, इसके पूर्व ही कि कुछ गड़बड़ हो सके, एक मित्र के रूप में ही वहां से किसी से कुछ कहे सुने बिना चुपके से रातों रात खिसक आए, जंगल नदी नालों को पार करते हुए, सीधे रास्ते से नहीं। यह बात सुनकर जब हम लोगों में से किसी ने कहा, पंडित जी, ऐसे लोगों के लिए तो एक एक कारतूस खर्च किया ही जा सकता है, तो पंडित जी गंभीर होकर बोले, पागल हुए हो? गुलाम देश में गद्दारों और विश्वासघाती देशद्रोहियों की क्या कमी है? किसे किसे मारते फिरोगे? अपने काम से काम रखो। यदि वैसी ही परिस्थिति आ जाती तो 2 कारतूस खर्च किए ही जाते, मगर मुझे रंज ही होता। बेचारों की बड़ी बुरी हालत है। अभी तक उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह रखा था। अच्छा हुआ वहां से चले आए। सांप मरा और लाठी ना टूटी। जरूरत पड़ने पर आगे कभी उनसे काम लिया जा सकता है। उनका मन सदा ऐसे थोड़े ही बना रहेगा। ठाकुरों की ठकुराई तो सर्वविदित है ही। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में ठेका ले रखा है ठाकुरों ने ही ठसक का, और आजाद थे कि ठाकुरों के पक्के ठाकुर बन जाते। एक दिन खानिया धाना के तत्कालीन नरेश श्रीमान खलक सिंह जुदेव के यहाँ आजाद, मास्टर रुद्र नारायण, भाई सदाशिव और मैं अतिथि हुए। शिकार आदि के अभ्यास के लिए राजा साहब ने आजाद का भाई जैसा सम्मान किया। आजाद अपने स्वभाव के अनुसार राजा साहब के भी छोटे भाई बन गए। और अन्य मुसाहिबों के ईर्ष्या पात्र पंडित जी बसाई ग्राम में राजा साहब की कोठी के बगीचे में एक पेड़ के नीचे अनौपचारिक दरबार जमा था। निशानेबाजी की बढ़िया लच्छेदार बातें हो रही थी। आजाद भी इसमें किसी से पीछे ना थे। औरों की तो मैं नहीं जानता, पर आजाद जो कुछ कह रहे थे वह 16 आने सत्य था, किंतु उसका परिणाम आजाद के लिए कुछ अच्छा नहीं था। ठाकुरों को भला यह कब सहन हो सकता था कि निशानेबाजी की बातों में कोई उनसे बाजी मार ले जाए। उन लोगों के इशारों में ही आजाद की निशानेबाजी की परीक्षा लेने की योजना बना डाली। ऐसी परीक्षा जिसमें आजाद फेल हो जाए और उनकी ठकुराई ईर्ष्या की तृप्ति हो। एक सूखा सा छोटा सा अनार जो आकार में एक आंवले से भी छोटा था, एक पेड़ की एक सूखी टहनी में खोसा हुआ था। मास्टर साहब का ख्याल था कि वह कई दिनों से इसी भांति लगा हुआ था और कई लोगों की निशानेबाजी की ठकुराई परीक्षा उससे हो चुकी थी। एक साहब बंदूक लेकर उस पर निशाना साधने बैठ गए। श्रीमान राजा साहब अपने अनुचरों की इस प्रवृत्ति को ताड़ गए। वे आजाद का असली परिचय जानते थे और उनका हृदय से आदर करते थे। अन्य लोगों की दृष्टि में तो आजाद होंगे कोई ही थे,
श्रीमान नहीं चाहते थे कि आजाद की निशानेबाजी की परीक्षा हो। उन्हें आजाद के एक सच्चे सधे हुए निशानेबाज होने में संदेह नहीं था। उन्होंने विषय बदलने की चेष्टा की, मगर आजाद तो आज वहां पक्के ठाकुर बने बैठे थे। उन्होंने विषय नहीं बदलने दिया। अस्तु मामा जी आप देखो, काका जो आप देखो, दाऊ जी आप देखो, होते होते पंडित जी आप देखो, होकर बंदूक आजाद के हाथों तक पहुंचा दी गई। मास्टर साहब परिस्थिति को ताड़ गई। उन्होंने भी आजाद की परीक्षा होने देना उचित नहीं समझा और मुझे इशारा किया। मैं भी परिस्थिति समझ गया, डरते डरते आगे बढ़ा। मैं खूब जानता था कि आजाद को यह कभी अच्छा ना लगेगा कि मैं उनके हाथ से बंदूक ले लूं। वे अवश्य मुझसे बहुत ज्यादा रुष्ट होंगे, परंतु आजाद की परीक्षा हो यह भद्दी सी बात थी। मास्टर साहब ने कहा, भगवान दास, हाँ साधो हाथ, आज तुम्हारी परीक्षा है। राजा साहब को भी मार्ग मिल गया। उन्होंने मास्टर साहब के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। लोगों को तो पंडित जी की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे फिक्रे कसे जिनसे पंडित जी को ताव आ जाए और वे निशाना लगाने बैठ जाएं। परंतु मैं बच्चा था और मेरा हट करने का अधिकार था। मैंने हट किया। पंडित जी निशाना मैं लगाऊंगा। मास्टर साहब और राजा साहब ने समर्थन किया। बड़े अनमने होकर आजाद को बंदूक मुझे दे ही देनी पड़ी। मैंने निशाना साधा और आजाद ने गुरु की हैसियत से मुझे हिदायतें दी। आजाद की तकदीर अच्छी थी और मेरी शायद उससे भी अच्छी। मैंने ट्रिगर दबाया और धमाका हुआ। सबके साथ मैंने भी देखा कि पेड़ पर हवा में हिलता हुआ अनार अब नहीं है और जिस टहनी में वह खोसा था वह वैसी ही हिल रही है। राजा साहब ने मेरी प्रशंसा की। पंडित जी ने भी मेरी पीठ ठोकी। राजा साहब के अनुचर झल्लाए। एक से ना रहा गया तो उसने कह ही डाला, कभी कभी अंधे के हाथ भी बटेर लग जाती है। पंडित जी बोले, इसकी क्या बात है दाऊजू, मर्जी हो तो फिर लगवा लो। आजाद ने सरल स्वभाव से ही यह वाक्य कहा था, पर बाल की खाल निकालने वाले आलोचकों और भाष्यकारों की उन लोगों ने इसके अनेकानेक निकाले और अपने आप को अपमानित सा अनुभव किया। राजा साहब के एक साले साहब जरा विकट ठाकुर थे। आजाद ने बहुत टाला मगर उनका आजाद से बतबड़ाव हो गया। यदि मास्टर साहब के हास्य और राजा साहब की साधिकार शांति प्रियता ने परिस्थिति को ना संभाला होता तो निश्चय ही उस रोज राजा साहब के साले और पंडित जी में द्वंद्व युद्ध होकर रह जाता। आजाद का वहां अधिक ठहरना निरापद ना समझा गया। सबसे हंसी खुशी और ठाकुरी शिष्टाचार से विदा होकर आजाद झांसी चले आए। इन गुणग्राही भावुक ठाकुरों के प्रति न्याय के लिए यहाँ इतना अवश्य कह देना चाहिए कि जब बाद में उनको यह मालूम हुआ कि इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस टुकड़ी से एकाकी युद्ध करके और 2-4 अच्छे निशाने मारकर जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुआ वह अन्य कोई नहीं, वही पंडित जी ही थे जिनकी परीक्षा उन्होंने लेनी चाहिए थी। तो उनको पंडित जी के प्रति बड़ा आदरपूर्ण ममत्व हो गया और फिर तब से उनके साहस, निर्भीकता और सूझबूझ की बड़े प्रेम से सराहना करते हुए थकते ना थे। आजाद को अपना छोटा भाई और हम लोगों को अपना स्नेही मित्र बनाने का मूल्य राजा साहब खनिया धाना को चुकाना पड़ा। उन्हें शासना अधिकार से वंचित करके खनिया धाना में सरकार द्वारा सुपरिंटेंडेंट का शासन किया गया। राज्य अधिकार का बड़ा मोह होता है जिसके लिए लोग पितृ हत्या, मातृ हत्या और बंधु हत्या तक कर डालते हैं। परंतु खनिया धाना में सुपरिंटेंडेंट का शासन हो जाने के बाद भी मैं आजाद का भेजा हुआ कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए राजा साहब के पास पहुंचा तो मेरा उन्होंने पूर्ववत ही स्वागत किया। मुझे उन्होंने वह पत्र जिसके द्वारा उन्हें शासना अधिकार से वंचित किए जाने की सूचना दी गई थी इस प्रकार दिखाया जैसे कोई परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी बड़ी आत्मतृष्टि से अपना प्रमाण पत्र दिखाता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के पत्र को अपने अतरंग मित्र को बताता है। पत्र में इस बात का स्पष्ट संकेत था
कि राजा साहब पर अनभिष्ट लोगों की मित्रता होने का संदेह है और इसलिए उन्हें शासनाधिकार से वंचित किया है। राजा साहब खद्दरधारी देशभक्त उस समय भी थे, पर आजाद के सौहार्द का रस कितना अमूल्य रहा होगा, जिसके लिए राजा खलक सिंह जूदेव ने अपने शासनाधिकार को बिना मलाल के जानबूझकर संशय में डाल दिया और उसे खोकर भी उसके माथे पर सिकुड़न नहीं आई। राजा साहब संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। अभी 22 वर्ष बाद जब राजा साहब आजाद की वृद्धा माता से मेरे घर पर मिले तो अपने स्वर्गीय वीर भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए उनका बंधु शोक उमड़ पड़ा और माता जी के चरणों पर सिर रखकर वे जिस प्रकार रोए और माता जी को जिस प्रकार रुलाया, उसने देखने वालों के मन को पवित्र सुहद प्रेम की उदात्त भावना में निमज्जित कर दिया। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की असेंबली में बम फेंककर 8 अप्रैल 1929 के दिन गिरफ्तार हो गए, उस समय आजाद हम लोगों के साथ झांसी में ही थे।